नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है सास बनी करोड़ों की मालकिन। माँ, आपसे कितनी बार कहा है, यूं ही मुंह उठाए हमारे कमरे में मत आया करो। अकल बची है थोड़ी बहुत या सब बुढ़ापे में सठिया गई है। बेटे की बातें सुनकर गोमती जी की आंखों के कोर गीले हो गए। गोमती जी नम आंखों से बोली, बेटा, तुम जलेबी लाए हो क्या? वह बाहर मंदिर में रख देती तो सोचा तुम लाए होंगे। तुम तो जानते हो मुझे जलेबियां कितनी पसंद है। इतना सुनते ही बहू तिल मिलाते हुए बोली, काम को कह दो तो आपके घुटने से उठा नहीं जाता और खाने की खुशबू कुत्ते की तरह सूंघते हुए खाने तक पहुंच जाती है। बहू, क्या कम थी कि बेटा अभी तुरंत बोल पड़ा। क्या माँ, सारा मजा खराब कर दिया। कितने प्यार से मैंने आपकी बहू के लिए गर्मा गर्म जलेबी लाया था, पर आप अपनी मनहूस शक्ल लेकर आ ही गई हमारा मजा किरकिरा करने। अब जाओ यहाँ से। बेटी की बातों से गोमती जी का सब्र का बांध टूट गया और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह खड़ी खड़ी अपने बेटे के चेहरे को निहार रही थी कि यह वही बेटा था जो बचपन में माँ के हिस्से में भी मिठाई खा जाता था। और गोमती जी का पेट तो ऐसे ही बेटे को खुश देखकर भर जाया करता था। और आज एक जलेबी के पीस के लिए उन्हें इतना सुना दिया कि बेटे के शब्दों से गोमती जी का आत्मसम्मान छलनी हो गया था। बहरी है क्या बुढ़िया? सुनाई नहीं दिया? अब क्या लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी? तो बहू दनदनाते हुए आई और गोमती जी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर धकेल दिया और अंदर दरवाजा लगा दिया। बहू ने इतनी जोर से धकेला था कि गोमती जी दम से जमीन पर जा गिरी और उनके दोनों घुटनों में चोटें आई। तो उनकी एकदम से दर्द से आंखें निकल पड़ी और वहीं फर्श पर बैठकर अपनी किस्मत को रोने लगी थी। आज उन्हें अपने पति की बहुत याद आ रही थी। उनके पति के जाते ही बेटे बहू ने उनकी क्या दुर्दशा कर दी। पर अपना दुखड़ा वह सुनाए तो किसे सुनाए। बेचारी बेटी तब तक यहाँ थी, फिर भी मेरा साथ देती थी, लेकिन उसे भी बहू ने यहाँ कहाँ चैन से जीने दिया था। यही सोचते सोचते वह अपने अतीत की यादों में खो गई। हे भगवान, यह आंगन की कैसी हालत हो गई है। खाने वाले इस घर में भरे पड़े हैं, लेकिन घर की साफ सफाई और उसकी देखभाल के लिए क्या कोई नहीं है? खाने की टेबल पर तो सब जमा हो जाते हैं और अभी मैं इतनी देर से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हूँ, पर मजाल है कि माँ बेटी सुन ले। मम्मी जी, अंजलि घर छोड़कर चली गई क्या? प्रिया गुस्से में अपनी सास और ननंद को कहती है। प्रिया की सास गोमती जी, जो अपने घुटनों के दर्द से परेशान रहती है, किसी तरह लंगड़ाते हुए बाहर आई और बोली, क्या हुआ बहू? सारे घर के काम तो हो गए हैं। प्रिया चिल्लाते हुए बोली, क्या खाक हुआ है? यह देखिए, आंगन में कितने पत्ते हैं। आप दोनों माँ बेटी पूरे दिन करती क्या है? बस पेट भर खा लो और कमरे में जाकर मेरी शिकायत करती होंगी। क्या यहाँ कोई झाड़ू नहीं लगा सकता? तभी अंजलि रसोई से बाहर आई और बोली, भाभी, सुबह ही आंगन में झाड़ू लगा दिया था। अब पतझड़ का मौसम है तो पत्ते तो गिरेंगे ही। प्रिया अंजलि की चोटी पकड़ते हुए बोली, तुम्हारी बहुत जुबान चलने लगी है। एक बार खाना खा लेती हो तो क्या दोबारा नहीं खाती हो? तो एक बार झाड़ू लग गया तो क्या दोबारा नहीं लग सकता? मम्मी जी, मैं कह रही हूँ, अपनी बेटी को संभालो, वरना जिस घर में जाएगी वहां आग ही लगाएगी। गोमती जी बोली, बहू, बच्ची है, माफ कर दो। अभी तो यहाँ पैर निकले थे। प्रिया बोली, बच्ची है? जवान घोड़ी जैसी हो गई है वह। तो कोई लड़का नहीं मिल रहा है, और मिलेगा भी तो शादी का खर्चा मेरे सर पर आएगा। अगर कोई है तो जाकर मंदिर में कर लो, हमारी भी छुट्टी करो। गोमती जी बोली, बहू, यह कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम अपने घर वालों से भी ऐसे ही बातें करती हो? आखिर तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती ही क्यों हो? प्रिया बोली,
यह रोकर मुझे मत दिखाइए। आज मेरे भतीजे का जन्मदिन है। भैया ने मुझे बुलाया है। बुलाया तो आप सबको भी था, पर आप सबको ले जाकर मैं अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहती। तो मेरे पीछे से घर में साफ सफाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और मैं देर से आऊंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। इतना कहकर आगे बढ़ने लगी। तभी अंजलि पीछे से बोली, भाभी, आप अकेली जाएंगी या भैया और पीयूष प्रीति भी जाएंगे? प्रिया गुस्से से पीछे पलटी और बोली, देख लिया अपनी बेटी को, इतना भी नहीं सिखाया है कि पीछे से आवाज ना लगाया करे। अरे, मैं अगर जा रही हूँ तो क्या वह सब नहीं जाएंगे? तुम्हारे भैया ऑफिस से ही बच्चों को लेकर मेरे मायके आ जाएंगे। दिन की सब्जी रखी है तो बस रोटी बनाना, कुछ और बनाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह निकल गई। प्रिया के जाते ही अंजलि गोमती जी से बोली, क्या माँ, आप ना तो भाभी को कुछ कहती हैं, ना भैया को कहती हैं। उनके मायके में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, और उनको तो जाने का बस बहाना चाहिए, और घर का सारा काम हमारे सर पर छोड़ देती है। वह अपने माँ बाप से कैसे जी जी करके बातें करती है, और हमारे साथ नौकरों जैसा व्यवहार। आखिर क्यों? गोमती जी बोली, जाने दे उसे। उसके जाने से तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? अच्छा तो है, घर में थोड़ी शांति बनी रहेगी। और तुम्हें कौन सा काम करना पड़ता है? सब्जी दाल तो मैं बना देती हूँ, बस तुम्हें रोटी बनानी पड़ती है। अंजलि बोली, फिर भी भाभी का हर दूसरे तीसरे महीने में मायके आना जाना होता है, इसीलिए तो वह हमें अपना नहीं समझती। अरे, मायके से छूटेगी तभी तो ससुराल वालों से रिश्ता बनाएगी ना। ना जाने क्यों वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है। कभी देखा है किसी भाभी को अपनी ननंद के साथ गाली गलौज करते हुए? कहते कहते अंजलि की आंखें भर आई। गोमती जी बोली, रो मत बेटा, क्या करोगी? काश कि तुम्हारे बाबूजी जिंदा होते तो यह स्थिति नहीं होती। अंजलि बोली, बाबूजी नहीं है तो क्या हुआ, बड़ा भाई तो है। पर विजय भैया भी भाभी को कुछ नहीं कहते। रोते रोते अंजलि अपने कमरे में चली गई। गोमती जी सोचने लगी कि कैसे प्रिया और विजय की शादी धूमधाम से की थी। उसके मायका बहुत बड़ा है, इसलिए हर दूसरे महीने मायके में किसी न किसी फंक्शन के बहाने वह जाती ही रहती है। कभी जन्मदिन तो कभी सालगिरह। उसका मायका भी तो था। शोभना जी को उसके जाने से कोई परेशानी नहीं थी, परंतु मायके की वजह से ससुराल में वक्त कम बिताने लगी। गोमती जी को उसके जाने से कोई परेशानी नहीं थी, परंतु मायके की वजह से ससुराल में वक्त कम बिताने लगी और अपनी सास और ननद से दूर होती चली गई। वहां उसकी माँ उसकी भाभी से अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। यही सब देखते देखते प्रिया की मानसिकता भी वैसी ही हो गई, और वह अपनी सास ननद के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगी। दुख तो इस बात का था कि विजय देख कर भी अनदेखा कर देता था। शाम होने पर अंजलि ने माँ के लिए चाय बनाई। गोमती जी बोली, चाय क्यों बनाई बेटा? अगर चीनी और चाय पत्ती कम हो गई तो बहू आकर तुम्हें चार बातें सुनाएंगी। न जाने भगवान तुम्हारे लिए किससे चुन करके रखे हैं। अच्छा होता तुम शादी करके अपने घर चली जाती। तुम्हारा भी डांट अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अंजलि बोली, माँ, आप बहुत सीधी हैं। पड़ोस की सलोनी की भाभी को उसकी माँ मायके जाने नहीं देती है, इसीलिए देखो वह उसके परिवार की होकर रह गई। अगर आपने शुरुआत में थोड़ी सी शक्ति दिखाई होती तो शायद भाभी कुछ और होती। अब जल्दी से चाय पी लो, ताकि मैं बर्तन धोकर रख दूंगी, भाभी को पता ही नहीं चलेगा। गोमती जी बोली, बेटा, दूसरे अपनी बहू के साथ क्या करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं अपनी बहू पर किसी प्रकार की बंदी से नहीं लगाना चाहती थी। मैं तो यही सोचती थी कि जो मेरे साथ हुआ मेरी बहू के साथ ना हो। यह भी सच है, बेटी को कितना भी प्यार करने वाला ससुराल मिल जाए, मायके का मोह कभी कम नहीं होता है। जबकि यहाँ भी आजादी की कमी तो नहीं है। मुझे याद है, तेरी दादी मुझे मायके नहीं भेजती थी। कहती थी, मुझसे अब घर का काम नहीं होता, बस शादी विवाह में ही मैं अपने मायके जाती थी। इसीलिए मैंने अपनी बहू पर पाबंदी नहीं लगाई। काश तुम्हें भी ऐसा ससुराल मिले जो बेटी समझ कर रखे। गोमती जी की आंखें भर आई
रात में प्रिया पूरे परिवार के साथ लौटी। उसके हाथ में खाने पीने की बहुत सारी चीजें थी। उसने सभी चीजों को फ्रिज में रख दिया और अंजलि से बोली, खबरदार, जो बिना पूछे मुझसे कुछ निकाला तो। यह लो, तुम लोगों के लिए केक लाई हूँ, खा लेना। अंजलि ने देखा कि प्रिया ने केक का अच्छा पीस फ्रिज में रख दिया और टूटे हुए टुकड़े दोनों माँ बेटी के आगे रख दिए। अंजलि बोली, माँ, मुझसे यह नहीं खाया जाएगा। हम क्या भिखारी हैं? यह भी मैं रख देती हूँ, खुद खाएगी। गोमती जी बोली, नहीं बेटा, उस बच्चों की इसमें क्या गलती है? खा लो और उसे आशीर्वाद दो। इतना कहते हुए फ्रिज से आटा निकालने लगी। विजय पानी पीने आया और बोला, माँ, आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? अरे खा लेना चाहिए था। अंजलि बोली, भैया, बड़ी जल्दी आपको अपनी माँ बहन की याद आ गई। विजय बोला, माँ, इसे क्या हुआ है? यह इतनी उखड़ी उखड़ी सी क्यों है? गोमती जी ने बात को टालना चाहा, पर अंजलि कहाँ चुप रहने वाली थी। भैया, हमारे ही घर में हमारे साथ कैसा व्यवहार होता है, यह आपको दिखता नहीं या आप देखना नहीं चाहते? विजय बोला, अंजलि, कुछ बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। तुम जानती हो, प्रिया अपने में सुधार नहीं लाएगी, बल्कि घर में और कलह बढ़ा देगी। इसलिए मैं चुप रहता हूँ। अब तुम भी खाना खाकर सोने जाओ। इस बात को यही खत्म करो। तभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या माँ बेटी मिलकर आपस में मेरी चुगली कर रही है? विजय हंसकर बोला, अरे नहीं, तुम्हारी चुगली कोई क्यों करेगा? मैं तो बस पानी पीने आया था। चलो अब सो जाते हैं, बहुत देर हो गई है, सुबह दफ्तर भी जाना है। इतना कहकर प्रिया को लेकर विजय चला गया। वक्त बीता। गोमती जी के पति के एक मित्र मोहन बाबू एक रोज उनसे मिलने आए और बोले, भाभी, विजय से आप लोगों की खबर मिलती ही रहती है, पर अब मैं भी रिटायर हो गया हूँ। इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपका हालचाल लेता चलूं। गोमती जी बोली, बहुत अच्छा किया भाई साहब, जो आप आए। उनके जाने के बाद तो लोगों से मिलना जुलना ही कम हो गया है। मोहन बाबू बोले, और अंजलि बिटिया क्या कर रही है? गोमती जी बोली, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है। भाई साहब, आपसे एक विनती है। जी कहिए ना। कोई अच्छा सा लड़का देखिए, ताकि उसके हाथ पीले करके मैं भी आंख मूंद सकूं। मोहन बाबू बोले, क्यों, विजय आप लोगों का ध्यान नहीं रखता? गोमती जी बोली, भाई साहब, बेटा शादी के बाद अपना बेटा कहाँ रहता है, बस बहू का पति बनकर रह जाता है। अब आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस मेरी इतनी मदद कर दीजिए। मोहन बाबू 2 मिनट चुप रहे, फिर बोले, भाभी, मेरे भाई का लड़का फौज में नौकरी करता है, स्वभाव का भी बहुत अच्छा है। आप तो जानती होगी, हमारा संयुक्त परिवार है, तो मेरी बात वहां कोई टालेगा नहीं। और अंजलि बिटिया को तो मैं बचपन से देखता आया हूँ, तो क्यों ना हम इन दोनों का रिश्ता करा दें। गोमती जी की आंखों में चमक आ गई और रोते हुए बोली, भाई साहब, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। बस इतना जान लीजिए कि मैं दहेज ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। बस आप मेरी बेटी की किसी तरह शादी करवा दीजिए। मैं जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलूंगी। मोहन बाबू ने भरोसा दिया और फिर आने का कहकर चले गए। शाम में जब विजय दफ्तर से आया, गोमती जी ने कहा, बेटा विजय, मैंने तुम्हारी बहन की शादी एक अच्छे परिवार में तय कर दी है। जितना हो सके तुमसे तैयारी कर लो। प्रिया बोली, अरे, ऐसे कैसे तय कर दी? और हम कहाँ से खर्चा करेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। बेहतर होगा आप अपनी बेटी की शादी किसी मंदिर में कर दीजिए। गोमती जी बोली, बहू, मेरी एक ही बेटी है और मंदिर में भी अगर शादी करूंगी तो पैसे तो खर्च होंगे ही। और क्या लड़के को कुछ नहीं दूंगी या फिर बेटी की विदाई नहीं करूंगी? प्रिया बोली, मैं देख रही हूँ, आपकी जुबान भी केची की तरह चलने लगी है। सुन लो जी, मैं एक पैसा आपको खर्च नहीं करने दूंगी। फिर चाहे आपकी माँ भीख मांग कर अपनी बेटी की शादी करे या खुद को बेचकर करे। गोमती जी बोली, बहू, तब तो मेरे पास बस एक ही विकल्प बच जाएगा। विजय बोला, और वह क्या माँ?
वह बोली, मैं इस घर को बेच दूंगी क्योंकि मैं अपनी बेटी के सपनों को पूरा जरूर करूंगी। मैं आज तक तुम लोगों से कुछ नहीं बोली, पर अब मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। इतना कहकर गोमती जी अपने कमरे में चली गई। प्रिया हैरान थी। गोमती जी कमरे में गई। अंजलि बोली, वाह माँ जी, आज तो आपने जो भी कहा जबरदस्त कहा। कहाँ छुपा बैठी थी? गोमती जी बोली, बेटा, माँ बच्चों की खुशी के लिए हर दुख सह लेती है, पर वही जब उसके बच्चे पर दुख की छाया पड़ती है तो वह माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती। बस तुम्हें इतना ही कहूंगी, जिस घर भी जाओगी, घर को कभी उजाड़ने की नहीं बल्कि बसाने की सोचना। उसके लिए तुम्हें अगर थोड़ा बहुत बर्दाश्त भी करना पड़े तो करना, पर अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कभी मत करना। प्रिया गुस्से में पागल हो रही थी। विजय ने समझाया, तुम समझ नहीं रही हो, कुछ पैसे बचाने के लिए अपने लाखों की संपत्ति तुम गंवा दोगी। तुम माँ को जानती नहीं हो, जो शांत रहता है उसके अंदर ज्वालामुखी पनपता है। बेहतर होगा मुझे अंजलि की शादी ढंग से करने दो। वैसे भी कौन सा मेरे पैसे लगेंगे, बाबूजी ने जो उसकी शादी के लिए पैसा जमा किया था, उन्हीं पैसों से उसकी शादी हो जाएगी। प्रिया तो मानो जल भुनकर राख हुई जा रही थी। वक्त बीता। धूमधाम से अंजलि की शादी हुई। जब वह विदा होने लगी तो अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोई और बोली, माँ, मैं चली जाऊंगी तो आप अकेली हो जाएंगी। कौन आपका ख्याल रखेगा? कौन आपसे बात करेगा? आप भी मेरे साथ चलो ना। गोमती जी मुस्कुराते हुए कहने लगी और बोली, कोई माँ अपनी बेटी के साथ जा सकती है जो मैं चलूं? बस तुम अपना घर बसाओ और वक्त मिले तो मुझसे मिलने आती रहना। लेकिन पहली प्राथमिकता अपने ससुराल और पति को देना। बेटी के जाते ही गोमती जी की हालत बद से बदतर होने लगी। प्रिया अपने गुस्से को दिन रात उन पर उड़ेलती थी। एक रोज बोली, बुढ़िया, पूरे दिन खाकर सोती रहती है, और यह क्या, इस कमरे की हालत क्या करके रखी है? अब इस कमरे को तुम खाली करो। अब तो तुम्हारी बेटी भी नहीं है और तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है। यह कमरा मेरे बच्चों के खेलने का कमरा बनेगा। इतना कहकर प्रिया ने गोमती जी का हाथ पकड़कर घर से बाहर की ओर धकेल दिया था। गोमती जी ने बहू से बहुत मिन्नतें की, पर उसने अंदर से दरवाजा लगा दिया। बेचारी गोमती जी बहुत देर तक बहू बेटे से दरवाजा खुलवाने की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। तो बेचारी गोमती जी अपना सामान उठाकर वहां से चली गई और दो तीन घरों में जाकर काम तलाशने की कोशिश की, पर सब ने इनकार कर दिया। एक हफ्ते तक मंदिर में ही बैठी रही। जो कुछ वहां प्रसाद वगैरह चढ़ता उसी से खाकर अपना पेट भर लेती थी। लेकिन कब तक मंदिर के प्रसाद से गुजारा करती? तो फिर एक बार हिम्मत करके काम करने के लिए कई घरों में पहुंची। उनमें से किसी एक मीरा नाम की लड़की ने उन पर तरस खाकर अपने घर में आया का काम दे दिया। गोमती जी उसके घर का काम संभालने लगी थी। उसका एक 3 साल का बेटा था, तो गोमती जी काम के साथ साथ उसका भी ध्यान रखती थी। तो उस बच्चों के साथ उनका भी मन बहल जाता था। आज मीरा के बेटे का जन्मदिन था। सब खाने का इंतजाम गोमती जी ही देख रही थी। पूरा हॉल बच्चों और बड़े लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सभी लोग अच्छे घर परिवार से लग रहे थे, तो गोमती जी सबके बीच खुद को थोड़ा लज्जित महसूस कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि कहीं भी चले जाओ, बदकिस्मती कहीं साथ नहीं छोड़ती। ऐसा ही गोमती जी के साथ भी हुआ, क्योंकि जहां वह काम करती थी, मीरा और उनकी बहू बेस्ट फ्रेंड थी। तो पार्टी में प्रिया और विजय भी मौजूद हैं, जिन्होंने गोमती जी की तरफ एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। गोमती जी सबको खाना लाकर दे रही थी कि तभी उनका पैर लड़खड़ाया और पानी का गिलास उनकी बहू के कपड़ों पर जा गिरा। गोमती जी अपनी बहू से अनजाने की तरह बात करते हुए बोली, माफ करना बेटा, गलती से हो गया। बुढ़िया, दिखाई नहीं देता, मेरे पूरे 10,000 की साड़ी खराब कर दी। इतना कहते हुए प्रिया एक जोर का तमाचा गोमती जी के गाल पर मारना चाहा कि तभी किसी ने
पीछे से आकर उसका हाथ थाम लिया और एक जोर का तमाचा प्रिया के गाल पर पड़ा। दोनों ने जैसे ही नजरें उठाकर देखा तो प्रिया और विजय के होश ही उड़ गए, क्योंकि यह गोमती जी की बेटी और दामाद थे। क्योंकि मीरा के पति और गोमती जी का दामाद एक ही ऑफिस में काम करते थे और अच्छे दोस्त थे। लेकिन यह बात मीरा को भी नहीं पता थी। एक ही थप्पड़ की गूंज से पूरा हॉल शांत हो चुका था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी माँ को थप्पड़ मारने की? तो विजय बोला, अरे अंजलि, तुम यहाँ? अंजलि बोली, आप तो रहने दीजिए। आप चुपचाप चूड़ियां पहनकर अपने घर में बैठ जाइए, वही आपको शोभा देता है। आपकी माँ बहन के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है और आप चुपचाप आंख मूंदे रहते हैं। आप तो भाई के नाम पर कलंक हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में उल्टा सीधा बोलने की? माँ को बाद में संभाल, पहले अपनी उस बुढ़िया सास को तो संभाल ले। अंजलि ने एक और जोर का थप्पड़ प्रिया को लगाया और बोली, खबरदार, जो मेरी सास का नाम लिया तो। अरे, तुम जैसी औरत तो उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। विजय गुस्से में बोला, अंजलि, क्या तुम भूल रही हो यह तुम्हारी भाभी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बार बार इस पर हाथ उठाने की? गोमती जी के सब्र का बांध टूट पड़ा। उन्होंने जोर का थप्पड़ अपने बेटे को लगाया और बोली, बेशरम, आज तुझे अपनी पत्नी का ओहदा दिख रहा है। उस वक्त तू कहाँ था जब तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ और बहन के साथ बुरा व्यवहार करती थी? और आज जो तुम अपनी बहन के साथ व्यवहार कर रहे हो, क्या वह सही है? अंजलि बोली, रहने दो माँ, मैं कह रही हूँ आप हमारे साथ चलो। मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, वहाँ इतने लोग रहते हैं, आप रह लोगी तो क्या दिक्कत होगी? क्यों जी? अंजलि ने अपने पति से पूछा। अंजलि का पति बोला, हाँ माँ जी, आप हमारे साथ चलिए, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अरे, एक माँ की जगह मुझे दो दो माँ का प्यार मिल जाएगा। प्रिया बोली, हाँ हाँ, ले जाओ इस बोझ को। अंजलि गुस्से में बोली, खबरदार, अगर मेरी माँ को बोझ कहा तो। जिन्हें आप दो कौड़ी की नौकरानी समझ रही हैं, उनकी हैसियत के बारे में सुनोगी तो तुम दोनों के होश उड़ जाएंगे। आज वो कोई नौकरानी नहीं है, बल्कि करोड़ों की मालकिन है। गोमती जी आश्चर्य से बेटी का मुंह देखने लगी और सोचने लगी कि बेटी झूठ क्यों बोल रही है। तभी अचानक अंजलि के पति ने जेब से कुछ कागजात निकाले और विजय के हाथ में रख दिए। प्रिया जैसे ही उन कागजों को पढ़ती है, पढ़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि गोमती जी के पति ने एक प्लॉट खरीदा था जो आज उस पर हाईवे बनने जा रहा था। गवर्नमेंट ने उस जमीन के बदले में गोमती जी को करोड़ों रुपए दिए हैं। यह सुनते ही तो जैसे दोनों के पैरों तले जमीन ही सरक गई। गोमती जी बोली, तुम्हें जवाब नहीं देती, विरोध नहीं करती थी, जिसका नतीजा है तो तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे थे। पर तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, हफ्ते भर के अंदर अगर तुम्हें मैंने सबक न सिखाया तो मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारी सास नहीं। इतना कहकर वह चली गई। उन्होंने पहले पुलिस कंप्लेंट करवाई, फिर बेटे को नोटिस भेजा। देखते ही देखते कोर्ट का नोटिस विजय के पास आ गया कि उसे घर को खाली करे। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों गोमती जी के पास आकर माफी मांगने लगे, पर उन्होंने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया और अपने आधे पैसे एक वृद्ध आश्रम को दान करके आधे अपनी बेटी के अकाउंट में डलवा दिए और बेटे को फूटी कौड़ी भी नहीं दी। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि गोमती जी को अपने बेटे बहू को भी अपनी संपत्ति में हिस्सा देना चाहिए था या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।